हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप सब लोग? और क्या हाल चाल है आपके? आनंद में, कुशल मंगल? एकदम बढ़िया आनंद में। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। मस्त हो? एकदम बढ़िया। सुबह से बारिश ही नहीं रुक रहे सर। आज यूट्यूब पर नहीं है। अब ऐसे कैसे यार, तुम लोगों को छोड़ के मैं यूट्यूब पे चले जाऊं? ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारा भी ज़रूरी है ना। और एनर्जी तो मतलब आदमी के पास समय उतना ही होता है। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें 12 बजे तक पढ़ाऊँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम लोगों को जो है वो 12 बजे तक पढ़ाऊँ। तो 12 बजे तक पढ़ने वाले कौन कौन है ये बताओ मुझे। 12 बजे तक पढ़ने वाले कौन कौन है, उनसे बात करूंगा मैं आज। उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है? तो चलो बात करते हैं दोस्तों 12 बजे तक पढ़ने वालों के लिए थोड़ा बहुत। श्योर? तैयार हो सब? एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आज तुम लोगों को। लेकिन ऐसा पढ़ाने से पहले थोड़े थोड़े पूछ भी लूँगा मैं तुम्हें, ताकि मेरे को थोड़ा आनंद भी आ जाए कि हाँ इनका पढ़ा हुआ है। सही में ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिससे प्रश्न की गारंटी है। ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिससे प्रश्न की गारंटी है। पढ़ा है तुम लोगों ने पहले? नहीं पढ़ा तो अब थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो फिर दो सब्जेक्ट के बीच में फंसा रहता है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो दोस्तों लग सकते हैं। दे तो दिए रिंकू जी, सारी पीडीएफ तो अपलोड करवा रखी है। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे क्या? देख लिया मोनू जी। सर कुछ क्वेश्चन पूछ लो, बाद में पूछेंगे। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। बताओ, प्रस्तावना कल पढ़ लेंगे। एक सबसे तगड़ा दमदार टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे तगड़ा दमदार टॉपिक पढ़ते हैं। बताओ कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? तैयार हो? तो चलो फिर, तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं। कल से फिर तुम लोगों के जो मूल अधिकार स्टार्ट हो जाएंगे प्रस्तावना पढ़ने के बाद में, प्रश्न में बाद में। हाँ सारे दे दिए, संविधान की विशेषता सारे टॉपिक दे दिए। कोई एक बचा हुआ है क्या आरएस वालों के लिए? वो भी दे देंगे। चलो तैयार हो? तो मैं आप लोगों को अनुसूची, स्रोत, विशेषता, संविधान सभा, इनमें से प्रश्न पूछ लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? पक्की बात बता दो मेरे को। प्रस्तावना अपन कल सुबह पढ़ेंगे। आज मैं सबसे बड़ा टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक मैं तुम लोगों को जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वो है दोस्तों आपका जो है वो राज्यों का पुनर्गठन। और उसके बाद में बचेगा दोस्तों आपका एकीकरण। तो सबसे पहले आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, राज्यों का जो है वो पुनर्गठन। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन का टॉपिक पढ़ेंगे। 1.5 से 2 घंटे आपको जो इस टॉपिक में लगेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिससे जनरली क्वेश्चन आता ही है। और ये टॉपिक जो है वो क्या, वही चक्कर, हिस्ट्री वाले सोचते हैं कि पॉलिटी वाले पढ़ा देंगे, और पॉलिटी वाले सोचते हैं कि हिस्ट्री वाले पढ़ा देंगे, उसके बीच में ये टॉपिक रह जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक को हम लोग चाहे कितना भी टाइम लगे भले ही, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। करें स्टार्ट? बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा। ठीक है, करें स्टार्ट। सर कितनी देर जो है वो दोस्तों लगेगी? कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और तुम लोग ऐसे कमेंट करो तो 12 भी बज सकती है। तुम लोग ऐसे कमेंट करो तो 12 भी बज सकती है। इसीलिए मैंने जो है वो क्लास यूट्यूब पे नहीं ली कि आज जो है वो यहाँ इस एक पूरे टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्य के पुनर्गठन का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और राज्यों के पुनर्गठन का टॉपिक आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्यों के पुनर्गठन का। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दोस्तों जो है वो आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। और वो क्या पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को? एक चीज है, आप लोगों को संविधान का भाग 4 पढ़ना पड़ेगा। नहीं, संविधान का भाग है 1 पढ़ना पड़ेगा। आपको संविधान का जो है वो आर्टिकल 1 से 4 पढ़ना पड़ेगा। कल ही तुम लोगों ने भाग याद किए थे ना। तो हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान देंगे यहाँ पे कि राज्यों का पुनर्गठन। बहुत बार देखते हो ना तुम लोग कि मिजोरम कब बना, मेघालय कब बना, बहुत बार देखते हो तुम लोग। असम दोस्तों आप लोगों का कब बना, आपके यहाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश कब बना, सिक्किम कब बना, ये क्या आपका जम्मू कश्मीर जो है कब यूनियन टेरिटरी हो गया। इसका क्रम याद करना बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में प्रश्न आता है। तो आज जो है वो मैं समझना भी है और साथ के साथ जो है वो याद भी करना है।
याद भी करना है। अब हम अनुच्छेद 1 में चलते हैं और अनुच्छेद 1 के अंदर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है, जो कि क्या है दोस्तों, राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है, याद रख लेना, राज्यों का एक संघ। और ये कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है। कौन सी अनुसूची के अंदर दोस्तों? आपके यहाँ प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है। और भाग 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पढ़ के आए ना कल अपन, बहुत डिटेल से पढ़ाई है मैंने तुम लोगों को, अनुसूची डिटेल से पढ़ाई है, भाग डिटेल से पढ़ा है, स्रोत डिटेल से पढ़ा है, संविधान सभा डिटेल से पढ़ाई है, विशेषता डिटेल से पढ़ा है। तो अब अपना जोश रखना कंटिन्यू। अब बस जो है वो क्लासेस दन अपन लोगों को पॉलिटिक कवर करनी है भाई। तो दोस्तों याद रखें अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है कि दोस्तों भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। और ये हम लोगों ने अनुसूची 1 के अंदर भी जो है वो लिख रखा है। अब भारत से मतलब क्या है, भारत में क्या क्या आता है? तो दोस्तों यहां आप लोगों के जो है वो भारत के अंदर एक तो आपके राज्य क्षेत्र, एक आपके संघ राज्य क्षेत्र, और एक अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो आने वाले टाइम में आपने लिए हों। चाहे आपका जो है वो भारतीय संघ जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, भारतीय संघ के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संघ के अंदर क्या क्या आता है, तो एक तो हमारे राज्य आते हैं, और एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और कल को आप कोई और राज्य भी जो है वो दोस्तों ले लो, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और कल को दोस्तों अगर आप जो है वो अगर आप अर्जित करो, जैसे हम लोगों ने जो हम देखेंगे अर्जित राज्य भी, मान लो आप कोई दूसरा क्षेत्र जीत लो, तो दोस्तों वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। काल था कि इच्छा हो जाएगी वापस अखंड भारत बनाते हैं, वापस क्या अखंड भारत बनाते हैं, तो इच्छा हो जाए तो फिर भाई बाद में तो करना ही पड़े। तो संविधान वालों ने पहले ही आप लोगों को लिख दिया कि संविधान के 1 में पहले ही लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया कि संघ से मतलब क्या है, राज्य का क्षेत्र क्या है, उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ साथ अर्जित राज्य, अन्य अर्जित राज्य भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। याद रख लोगे। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख है, या दोस्तों आप लोगों के यहां पे जो है यूनियन शब्द का उल्लेख है, या फेडरल शब्द का उल्लेख है? किसका उल्लेख है बताओ? हमारे यहाँ पे यूनियन का उल्लेख है, दोनों का अर्थ जो है वो यही होता है, यूनियन का उल्लेख है या फेडरल का उल्लेख है? यूनियन का उल्लेख है या फेडरल का उल्लेख है? यूनियन का उल्लेख है या फेडरल का उल्लेख है? बताओ बताओ किसका है? अब फिर गलत मत कर देना, याद रखें। अभी तुम लोगों को मैंने लाइन पढ़ाई, फेडरल का नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, संघ संघ। लेकिन हमने जो है वो दोस्तों यहाँ पे यूनियन का उल्लेख देखो, आपके यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। और हम लोगों ने ये संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है बताओ? कहीं पूछ रहे थे सर, पर्सन पूछो पर्सन पूछो पर्सन पूछो, हाँ बताओ हमने ये कहां से लिया है? ये हम लोगों ने जो है वो कहां से लिया है ये बताओ। तो दोस्तों बताओ कहां से लिए? याद है क्या तुम लोगों को कि मजबूत केंद्र की बात है? कहाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। राज्यपाल की बात, हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कहाँ से लिए? कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया दोस्तों हम लोगों ने यूनियन? कनाडा से लिया है। और एक पर्सन, हाँ पूछो पूनम जी, करें, बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ, 3 दिन से कोई जवाब नहीं दे रहा है, ज़्यादा मैसेज करो तो आप बोलो। नहीं नहीं, पहले पूनम जी बात सुनेंगे, बाद में पढ़ लें अपन। हाँ पूनम जी, कनाडा वाले रुक जाओ 2 मिनट। हाँ पूनम जी को 3 दिन हो गए, 3 दिनों मुझे मैसेज नहीं दिखा, मतलब आंखों में समस्या है मेरे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं अपन। हाँ चलो बताओ सर, वीडियो ही कितनी पोस्ट आएंगी? आएंगी 3-1000। और बताओ आपकी इको की बुक कहाँ मिलेगी? सीईटी के लिए तो जो है वो बुक डिपो में मिलेगी, आरएस की जब आएगी तो सबसे पहले हम हमारे वाले विद्यार्थियों को मौका देंगे। टेस्ट सीरीज का प्राइस बता देंगे अलग से, टेस्ट सीरीज के लिए कल अलग से वीडियो बना देंगे। आप तो टेस्ट के अनुसार तैयारी करते रहो, बताया हुआ है आरएस वालों को टेस्ट सीरीज का प्राइस। हाँ, आप लोगों के लिए दोनों का कॉम्बो 8 में है, लोगों के लिए जो है वो दोस्तों इंटीग्रेटेड 8 की और फोर्थ पेपर 5 की, उनके लिए 13 की है। सर इको सर्वे की बुक ऑनलाइन ऑर्डर में 30 दिन डिलीवरी है, कहाँ से लूँ? आप किसी भी बुक डिपो से ले, है ना, 30 दिन तक इंतज़ार नहीं करें। आप लोग जो है वो बढ़िया तरीके से बुक डिपो से ले। अगर नहीं है तो गांव से कोई शहर जाता होगा उससे बोल दो कि भाई ले आना, या कोई शहर में तुम्हारा कोई रहता होगा, चाहे जो परिवार का बुआ मौसी कोई भी रहती होगी, ठीक है, कोई फूफा मामा कोई भी रहता होगा, तो वो बस में रख देंगे। किताब के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए होती है ना वो पहुंच जाती है। हाँ और बताओ।
और बताओ। नहीं करेंगे। बधु कह रहे हैं थर्ड ग्रेड का ना नहीं करेंगे, केवल आरएस के बैच चलेंगे। ये हमारा सीटी पटवार का भी जो है वो बैच था, वो बस यही था। हाँ, और चलो आगे, पढ़ा दो ये टॉपिक देवताओं। चलो आगे, फिर जालोर में मिल जाएगी क्या कोई किताब? वहाँ मिल जाएगी। हाँ, और ठीक है, और कोई बात? पढ़ो गुरुजी, घर का काम करें, पढ़ने बैठे हैं हम प्लीज। चलो ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब आने वाले 1.5 घंटे तक कोई भी विद्यार्थी चूं ही नहीं गिरेगा। आगे बात समझ में? एकदम क्लियर? चलो अब बात करते हैं। तो अनुच्छेद में 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत जो है वो दोस्तों क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और राज्य, उनके राज्य क्षेत्र जो है वो दोस्तों आपके अनुसूची फर्स्ट में लिखे हुए। अब अनुच्छेद 2 में जाते हैं। अनुच्छेद 2 गजब है। संसद विधि द्वारा जो है वो दोस्तों जो है जैसे ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है और विदेशी भूभाग को भी शामिल कर सकती है। बताओ, ये आप आर्टिकल 2 समझे दोस्तों? याद रखें, संसद जो है वो विधि द्वारा या शर्त के द्वारा नए राज्यों का विलय कर सकती है या नए राज्य की स्थापना कर सकती है या विदेशी भूभाग को भी शामिल कर सकती है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जो है वो आपके यहाँ विदेशी राज्य को भारत में इंक्लूड करने, विदेशी राज्य का अधिग्रहण करने, विलय करने की ताकत है विधायिका को है, कार्यपालिका को है या न्यायपालिका को है? बताओ किसको है? विधायिका को है, कार्यपालिका को है या न्यायपालिका को है? किसको है बताओ? बताओ यार, एक सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने तुम लोगों को कि भारत अगर किसी विदेशी भूभाग को खुद के अंदर शामिल करना चाहे तो यह अधिकार भारत में किसके पास है? विधायिका के पास है, कार्यपालिका के पास है या न्यायपालिका के पास है? एकदम सिंपल प्रश्न पूछा है। तो संसद को विधायिका ही तो कहते हैं। मैंने थोड़ा घुमा के पूछा तुमसे, तो ये याद रख लेना, आर्टिकल 2 के तहत हम किसी विदेशी भूभाग को भी इंडिया में शामिल कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि उसके लिए आपको जो है वो क्या लाना पड़ेगा? एक एक्ट, अधिनियम या एक संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा जो कि पारित होना जरूरी है। हाँ सर, बांग्लादेश का विलय आर्टिकल 2 के तहत ही कर लो। क्यों कर लें? अपने घनी जनता है, अपन खुद ही बहुत हैं, कोई विलय नहीं करना अपने, तो इतने बहुत बढ़िया। मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है कभी कभी कि भारत बहुत खुशनुमा देश है भाई। कहीं कोई लड़ाई चल रही है, कहीं लोकतंत्र नहीं है, चीन में लोक जनता बोल नहीं सकती, इजराइल में लड़ रहे हैं, ईरान में हालात खराब चल रहे हैं, अमेरिका की भाई साहब चुनाव लड़ने वाले पे गोली चल रही है, अपन कितनी शांति से पढ़ रहे हैं, बस आरएस की वैकेंसी आ जाए, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, कितना बढ़िया काम है। अनुच्छेद 2 किसको क्लियर? पहले के अंदर आपको यह बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा इंडिया, और अनुच्छेद 2 में यह बोला गया है कि हम किसी भी विदेशी भूभाग को शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों याद रख लेना आप लोगों ने, हाँ याद रख लेना आप लोगों को, संसद विधि द्वारा जो है वो नए राज्य का प्रवेश, स्थापना या विदेशी भूभाग को शामिल कर सकती है। याद रह जाएगा। अब अनुच्छेद 3 पे चलते हैं। अनुच्छेद 3 पे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में कमी कर सकती है, राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। क्या दोस्तों याद रखना है? संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है? संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर मैं बात कर लूंगा, लेकिन संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है ये आपको 4 आर्टिकल याद होने चाहिए, फिर पुनर्गठन में मजा आएगा। संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है? आर्टिकल 3 के तहत राजस्थान का नाम परिवर्तन कर सकती है, राजस्थान के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, पंजाब का थोड़ा हिस्सा ले सकती है, राजस्थान के क्षेत्र में कमी कर सकती है, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा एमपी को दे सकती है, राजस्थान के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राजस्थान के 2 भाग कर सकती है। दोस्तों आपके जो है वो आंध्र प्रदेश के 2 भाग हाल ही में किए गए थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, एरिया, बाउंड्री, नेम, इन सब में चेंज किया जा सकता है। और कौन कर सकता है दोस्तों? विधायिका कर सकती है, कार्यपालिका या न्यायपालिका? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब तुम्हें मजा आने लगा, पॉलिटिक्स समझ में आने लग जाएगी, रट्टा नहीं मारना,
रट्टा नहीं मारना। और ये मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया था और अब तुमने थोड़ी थोड़ी चीज याद आ रही होगी। कहाँ गुरुजी, आपने कहा तो था कि भारत एक ऐसा संघ है जो कि दोस्तों जो है वो मजबूत केंद्र वाला संघ है, या हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकावली हुई शासन व्यवस्था है। क्या है? एकात्मकता की ओर झुकावली हुई शासन व्यवस्था है। तभी आपने कहा था कि राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में कमी, सीमा में परिवर्तन, दोस्तों ये सारी चीजें जो है किया जा सकता है। ये विधायक का सर क्लास रुक रुक के चल रही है? नहीं नहीं, एकदम सही चल रही है क्लास। आप जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में आ जाइए, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से संयम बनाए रखें। अब ये संसद का क्लियर है। तो अगला पूछे कि विदेशी भूभाग को लेके आना है तो दूसरे के तहत है, और दोस्तों अपने राज्य में कोई परिवर्तन करना है तो वो तीसरे के तहत है। करने वाला कौन है? संसद। ये बताओ किस किस के क्लियर? एकदम क्लियर। हाँ ये तो क्लियर। अब कोई पूछ ले कि सर ये तो आपने बता दिया लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बताओ, कैसे कर सकते हैं? तो वो प्रक्रिया मैं तुम्हें समझाता हूँ, एकदम ऐसे बढ़िया तुम्हारे लिए ग्राफिक्स शानदार तरीके से बनाया मैंने, तुम्हें ऐसे आनंद आएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति इससे संबंधित प्रस्ताव संबंधित राज्य को भेजता है। राष्ट्रपति साहब एक प्रपोजल बनाते हैं और राष्ट्रपति साहब वो प्रपोजल बना के संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेगा। मान लीजिए राजस्थान के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है तो राजस्थान के विधानमंडल के पास एक प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एक प्रस्ताव आएगा। मान लीजिए कि अपन जो है वो दोस्तों जो है वो किसी नया राज्य बना रहे हैं और उस नए राज्य के अंदर मान लो एक ऐसा राज्य बना रहे हैं जिसमें थोड़ा पार्ट यूपी से ले रहे हैं, थोड़ा एमपी से ले रहे हैं, थोड़ा राजस्थान से ले रहे हैं, तो फिर बाद में बताओ किस किस के पास जाएगा? राजस्थान विधानसभा के पास भी जाएगा, यूपी विधानसभा के पास भी जाएगा, एमपी विधानसभा के पास भी जो है वो दोस्तों एक प्रस्ताव जाएगा। एमपी विधानसभा के पास भी एक प्रस्ताव जाएगा। मान लो कि कोई नया राज्य हम लोग बना रहे हैं जो कि दोस्तों बिहार यूपी इन दो के बीच में जो है वो एक नया राज्य जो है बना रहे हैं, तो नया राज्य बना रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर किसके पास जाएगा? यूपी विधानसभा के पास भी जाएगा, बिहार संबंधित राज्य की विधानसभा, जो जो राज्य इसके टच में है या जो जो राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं उसकी विधानसभा के पास जो है ये प्रस्ताव जाएगा। लेकिन उसके साथ लिखा हुआ जाएगा तू चाहे हाँ कह चाहे तू ना कह, तू है, याद है तुम्हें? तो यहाँ तेरी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा हक है और ये हक केवल संसद का है। हम तो केवल और केवल सूचना दे रहे हैं, चाहे आप हाँ कहें चाहे आप ना कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति साहब ने संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा और भेजते टाइम राष्ट्रपति साहब ये भी कह सकते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर बता दो, 15 दिन के अंदर अंदर बता दो, 30 दिन के अंदर अंदर बता दो, 60 दिन के अंदर अंदर बता दो। मतलब साथ में जो है वो दोस्तों जो है वो क्या याद रख लेना, साथ में राष्ट्रपति साहब एक जो है वो टाइम लिमिट भी डाल सकते हैं कि देखो भाई हम नया राज्य बना रहे हैं, तुम्हारे राज्य से ये पार्ट लेंगे, अब तुम लोगों को जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव भेज रहे हैं और 60 दिन के अंदर अंदर या तो हाँ कह दो चाहे ना कह दो। तो अगला बोले मैं ना कह दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाँ या ना से, बस सूचना दे रहे हैं। कल को तुम बोलो कि सूचना ही नहीं दी, कल को तुम बोलो सूचना ही नहीं दी, बस केवल और केवल सूचना दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति भेजेगा संबंधित राज्य की विधानमंडल को, समय सीमा 7 में डालेगा और दोस्तों संबंधित विधानमंडल की सहमति और असहमति का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे हाँ कह चाहे तू ना कह, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों जब वहां से ये आता है उसके बाद में राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर दो, लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर दो, राष्ट्रपति साहब इस पे साइन कर दो। राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति साहब इस पे साइन कर दे, नया राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया राज्य। साधारण बहुमत तुम लोगों को पता ही है कि भाई जो उपस्थित है उनका जो है वो दोस्तों आधे से अधिक का बहुमत जो है वो क्या आपका साधारण बहुमत हो गया, काम खत्म। हाँ ठीक है, मरु प्रदेश की मांग चलती है लेकिन अपने राजस्थान को अलग अलग करने की कोई बात नहीं है, अपने राजस्थान को अलग अलग करने की कोई बात नहीं है। अब बताओ ये ऐसे बनाया तो थोड़ा समझ में आया ना, कल को इसको मैं लाइन में लिख कर लाता तो नहीं आता ना, थोड़ा भारी लगता। सर भेजने से क्या मतलब हुआ? हाँ तो अब ऐसे तो पापा अपने को पूछते हैं कोई चीज़, पिताजी माताजी तो चलाते तो वो अपनी है, बस पूछ लेते हैं। तो तुम उसे पापा जी को ऐसे बोलो कि आपका पूछने का क्या मतलब हुआ, तो फिर बाद में तुम्हें पता ही है वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। तो सिंपल सी बात है यार, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि ये केंद्र का मामला है, हमें एक मजबूत केंद्र दिया है, हम लोगों ने एक मजबूत केंद्र दिया है। तो बस आप हाँ, जैसे मैं तुम लोगों को कई बार पूछता हूँ कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, बताओ आज क्या पढ़ोगे, तो बस पूछने की बात है।
तुम्हारी सलाह का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी सलाह केवल और केवल जो है वो सामान्य है, जिसे मैं मानूं या नहीं मानूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से बस तो सर फिर कुटाई होगी, नहीं कुटाई तो नहीं, आजकल के माता पिता जो है वो नहीं पीटते, वो पुराने ज़माने की बात थी। लेकिन हाँ, ये केवल और केवल सूचना दी गई है, ये केवल और केवल क्या है दोस्तों, सूचना दी गई है। और हाँ सर, कोई भूमिका नहीं है सुमन जी, कोई भूमिका नहीं है गवर्नर साहब की, यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो और हमारे यहाँ तो ये परिपाटी सदियों से चलती आ रही है कि केवल सूचना ही दी जाती है, केवल और केवल क्या, सूचना ही दी जाती है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्वतंत्रता पूछा जा रहा है, पूछ के साथ साथ घर वाले आजकल प्लीज़ भी बोल रहे हैं, घर वाले आजकल रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये ठीक ही काम है, तुम लोगों को इतने अधिकार मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हमारे परिवार डेमोक्रेटिक हो रहे हैं भाई। हाँ, आप लगा के जो है वो बाप बेटे को बोल रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। आप लगाकर जो है वो बाप बेटे को बोल रहा है कि आप क्या खाओगे। नहीं, अपने टाइम तो जो है, हमारे टाइम तो मेरे साहब आप जो है वो बहुत ही मुश्किल से सुनने को लगता होगा। आजकल के बच्चों को कितनी रेस्पेक्ट मिल रही है, पहले कहाँ थी ये रेस्पेक्ट। आजकल के बच्चों को सब कुछ पूछा जाता है, चाहे खाने की बात हो, चाहे पहनने की बात हो। पहले पिताजी जो जैसा का जैसा पैंट शर्ट लाएं, वैसे का वैसा ही एकदम जो डुप्लीकेट बच्चे का, और मतलब एकदम सेम ड्रेस से पता लग जाता था कि ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, ये इसका छोटा भाई है। मतलब सेम एक ही थान से शर्ट और एक ही थान से पैंट, बस एग्जैक्ट पता है, टेलर को भी पता है भाई ये इसी एक ही टुकड़े से बना दो सबका सब। अब अपने से पूछते हैं भाई कौन सी ड्रेस पहनेगा, क्या बात है, पूरा दिलवा के लाते हैं। तो बताओ कितनी फ्रीडम और कितनी चाहिए तुम्हें। तो यहाँ भी खूब है। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है तुम लोगों को कि सर्वप्रथम हाँ, इससे भी और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में भी आजकल घर वाले बहुत कुछ पूछते हैं, पहले कहाँ पूछते थे यार, पर उसमें मैं डिस्कस नहीं करूं। और तुम्हें अगर तुम्हारी इच्छा से जीवन का जो है निर्धारण करना है और बिना किसी जो है वो विरोध के जो है वो तुम्हें अपनी चलानी है, अपनी चलाने का मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर चलाओ, अपने जीवन के अगर निर्णय खुद लेने हैं तो सबसे पहले खुद को सशक्त करो और नौकरी पाओ। केवल फालतू बातों से काम नहीं चलता, केवल लाइब्रेरी जाने से काम नहीं चलता, केवल आरएस की तैयारी करने से कोई आरएस नहीं बन जाता। सबसे बड़ी समस्या पता है पिछले 4-5 साल से राजस्थान के अंदर क्या चल रही है कि आरएस की तैयारी बहुत कर रही है जनता, और करे नहीं करे आरएस की तैयारी। भाई थारा टाबर का करेगा आरएस की तैयारी, कदू करेगा 3 साल तैयारी कर रहे हैं जी, के काम कर रहा था टाबर का आरएस की तैयारी कर, उसका क्या लक्ष्य है आरएस की तैयारी, लक्ष्य है आरएस को सिलेक्शन। और राजस्थान के अंदर आरएस की तैयारी करना अपने आप में एक मानक बन गया है। घर वाले प्राउडली बता रहे हैं और बच्चा भी प्राउडली बता रहे हैं। एक बार बच्चे को पूछ लेना, बेटा मैनेजमेंट पढ़ा है क्या, बेटा सिलेबस पूरा हुआ क्या, तेरे पर्सन कितने एक सही हो रहे हैं, बेटा बोले ना ना ना, आरएस की तैयारी, केवल और केवल क्या, आरएस की तैयारी। बस ये एक लेवल बना ली है आजकल लोगों ने। तो लेवल नहीं, केवल तैयारी के लिए काम करो, तैयारी जो है वो सिलेक्शन के लिए करो, लोगों को देखा देखी मत करो। थोड़ा खुद को जो है वो एक बार झकझोरो, आईने के सामने खड़े हो और 2-4 बार जो है पानी के छिंटे मारो और वास्तविकता में देखो कि तुम तैयारी में किस स्थिति में हो। और स्थिति कमजोर है तो अपनी तैयारी को और मजबूत करो, थोड़ा पढ़ना और फास्ट करो। ठीक है, तो इधर देखो, हाँ ये बात भी एकदम सही बताई है पूसाराम ने। गांव में जनता कहीं और आरएस की तैयारी करे जो सगाई हो जी, जब बात है यार, अति बोली थोड़ी है जनता, आग लगे भी तो आरएस की तैयारी कर रही है। तो क्या का वो चक्कर और हो रहे कि जो हाँ माहौल चल रहा है। आज बीच में पीछे 2-3 साल तो ये ट्रेंड चला कि आरएस की तैयारी करवा दो सगाई हो जैसी। अब यहाँ कौन ध्यान, आगला भी तो आरएस की तैयारी करवा रहे हैं, तो वे भी चीज तो नहीं करवा रहे आरएस की तैयारी। तो सभी जब आरएस की तैयारी कर रहे हैं तब सगाइयां भी मुश्किल है, क्योंकि लड़का भी आरएस की तैयारी कर रहा है, लड़के भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर दोनों रुक जाओ ना सिलेक्शन तक। तो अब वो भी नहीं चल रहा। पहले 2-1 साल चला था कि आरएस की तैयारी जो है वो सगाई के लिए करवा दो। तो थोड़ी गंभीरता से पढ़ो, घर वालों को थोड़ा पता होना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम खुद से ईमानदार बनो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या याद रखना है दोस्तों कि आर्टिकल 3 के तहत संसद विधि के द्वारा नाम आकार में परिवर्तन कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। और याद आप लोगों को क्या याद रखना, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भेजेगा प्रस्ताव, टाइम लिमिट डाल के भेजेगा, विधानसभा हाँ कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित कर दे, राष्ट्रपति के साइन हो जाए, काम चल जाएगा। तो इस प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति साहब ही तो भेज रहे हैं पूर्वानुमति, आप लोगों को पता ही है। और इसके अंदर जो है वो संयुक्त बैठक है आपके यहाँ नहीं हो सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्या नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्या नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। साधारण बहुमत से ही तो पारित करना है, कर दो।
संयुक्त अधिवेशन तब बुलाते हैं जब आपके यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों की बन नहीं रही। राज्यसभा ने कोई बात कही, लोकसभा सहमत नहीं है, लोकसभा ने कोई बात कही, राज्यसभा जो है वो सहमत नहीं है। संयुक्त अधिवेशन वहाँ पे आपका यहाँ जो है जॉइंट सेशन जो है बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोस्तों ये तो कोई बात ही नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाओगे, पुनर्विचार के लिए भी जो है वो नहीं लौटाओगे। क्यों नहीं लौटाओगे भाई? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है ना। राष्ट्रपति या तो हाँ कह सकता है, या राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों ना कह सकता है, या राष्ट्रपति जो है वो क्या कह सकता है, ना कह सकता है, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है वो लौटा सकता है। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि जब ये प्रस्ताव जब चला ही राष्ट्रपति जी से था। कहां से चला था ये प्रस्ताव? राष्ट्रपति जी से ये प्रस्ताव चला था, यहां से विधानसभा में गया, फिर लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति साहब के पास आया है। तो राष्ट्रपति साहब भूल गया थोड़ी भाई जी, थे ही तो भेजो। अब इन पुनर्विचार था नहीं क्या बुलाओ? हाँ, पुनर्विचार के लिए जब आपकी पूर्वानुमति है साहब, यहां पे आपने स्टार्ट किया था, आप कह रहे हो वापस देखो, वापस कौन देखे भाई? आपने भेजा था और आपने स्टार्ट किया था, तो फिर बाद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। पुनर्विचार के लिए दोस्तों जो है वो नहीं लौटाया जा सकता। और उसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी पड़ेगी तुम लोगों को, कि इसे जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन जो है वो नहीं हो सकता, और इसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। यह संविधान संशोधन नहीं है, याद रख लेना। इसे संविधान है संशोधन भी नहीं माना जाएगा, ये याद रख लेना। याद रह जाएगा तुम्हें, किसे संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं माना जाएगा। किस किस को याद रह जाएगा दोस्तों ये, किसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। अब आपके मामला दिमाग में सेट हुआ होगा। अब मैं फैक्ट पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से याद करवाऊंगा। हाँ, क्या सर संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा क्या मतलब है? ऐसी छोटी छोटी बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करोगे तुम लोग? बाद में देख लेना। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अभी जरूरत है नहीं है, तो इसके लिए संविधान संशोधन भी जो है वो दोस्तों नहीं माना जाएगा। हाँ सर, आप हट के पढ़ाते हो? हाँ, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ जब पढ़ाता हूँ। तो सर आपकी टीम से पिछले 4 दिन से कोर्स के लिए पूछ रही हूँ, कुछ डिस्काउंट कर दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एकदम माड़ा है बंद, ध्यान को नहीं। मैं काल सर कैसे हूँ तो छोटी मोटी बूढ़ी बाणी हुआ कर लिया करो। थारा घर का स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं पहले हूँ जो है वो क्लास में ही आ, तो कोई बूढ़ी बाणी हुआ की को नहीं होने दे। मैं पता है मेरे को, ये लोग डुबाएंगे मेरे को जल्दी। ज्योति शाह का जो है वो कमेंट है कि सर जो है वो टीम को मैं डेली बोल रही हूँ कि जो है वो टेस्ट सीरीज लेनी है मेंस वाली, या जो है वो कोई सा बैच होगा तो उसके अंदर डिस्काउंट करो। तो देख लो, अब ऐसी फौज है क्या काम करें। तो कल ही मैं समझाता हूँ उनको कि भाई टीम का जो मेंबर जो है वो अगर करे, वैसे मैंने आज समझा दिया है सबको कि आरएस का कोई भी स्टूडेंट, जैसे आपके यहाँ कोई पीएसआई और आपके यहाँ आरएस प्री का कोई स्टूडेंट है, पीएसआई और आरएस प्री का कोई स्टूडेंट है, वो अगर दोस्तों आपके जो है वो अभ्युदय बैच में जाना चाहता है, तो उसे जो है वो आप एक कोड बना के दे दो और उसे एक डिस्काउंट कर दो। और वो डिस्काउंट जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो रहेगा कितने का? आप लोगों के लिए सामान्य से डिस्काउंट रहेगा। आप लोगों को हम जो है वो हाँ इतना डिस्काउंट इसमें दे देंगे अगर कोई जो है वो आरएस या पीएसआई का स्टूडेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट सीईटी का या पटवार का या दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट और सबऑर्डिनेट का है और वो हमारे अभ्युदय बैच के अंदर आना चाहता है, तो उन्हें हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो एक कोड बना के दे दिया है और उन्हें जो है वो दोस्तों छूट मिल जाएगी आपके यहाँ 1500। ये क्लियर? हाँ, ये इतना मैंने बता दिया है। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, पुराना स्टूडेंट है, प्री की टेस्ट सीरीज सबके लिए निशुल्क है। मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों इंटीग्रेटेड जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो लोगों के लिए जो है वो 8000 की है, और जो है वो आपकी 4th पेपर की टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों लोगों के लिए 5000 की है। अब आप लोगों के लिए जो है बूस्टर 15 कोड बना के ये दोनों ही 8 में दी गई है, दोनों ही 8 में दी गई है। क्लियर? हाँ क्लियर, आगे बात समझ में? आरएस फाउंडेशन का हाँ, आरएस प्री और पीएसआई फाउंडेशन वाले को तो नया बैच लेना ही नहीं है। हाँ, और हाँ, और फाउंडेशन के स्टूडेंट को रैंक बूस्टर बैच भी नहीं लेना है। एक चीज और बता देता हूं मैं,
फाउंडेशन के किसी भी स्टूडेंट को रैंक बूस्टर बैच नहीं लेना है। फाउंडेशन के किसी भी स्टूडेंट को रैंक बूस्टर बैच नहीं लेना है। फाउंडेशन के किसी भी स्टूडेंट को रैंक बूस्टर बैच जो है वो नहीं लेना है। सीकर वाले अगर स्टूडेंट जाना चाहते हैं दोस्तों आपके यहाँ अभ्युदय बैच के अंदर, तो उन्हें ये डिस्काउंट है। और अगर रैंक बूस्टर में जाना चाहते हैं सीकर वाले और अर्जुन वाले, तो दोस्तों उन्हें जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 2500 रुपये का डिस्काउंट है। ये हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। अलग अलग आपको कोड कल बता देंगे, एक एक की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और तुमने अपने साथ वालों को अभ्युदय बैच के बारे में बताया नहीं बताया? और टेस्ट सीरीज जरूर लिखनी चाहिए। कल हम रोल नंबर अलॉट कर देंगे और टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, और किसी भी फाउंडेशन बैच के बच्चे को याद रख लें, चाहे तक्षशिला बैच का स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ किसी भी बैच का स्टूडेंट हो, चाहे वो अभय बैच का स्टूडेंट, चाहे वो तक्षशिला का हो, चाहे आधार बैच का स्टूडेंट हो, आपको नहीं जाना है। क्लियर? और रैंक बूस्टर बैच के लिए कल मैं तुम्हें शेड्यूल बताऊंगा जिसमें तुम्हें आनंद आ जाएगा। और अलग अलग क्वेरी के लिए मैं कल मिलूंगा। अभी हम इस टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है। अलग क्लास ले लेंगे। अभी मैं जो ये टॉपिक करवा देता हूं, करवा दूं? चलें आगे। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, और ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये प्रोसेस किस किस को समझ में आ गई कि पहली और इस अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है, चौथे अनुच्छेद के तहत है कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत दोस्तों जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन जो है वो नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा दोस्तों? जो है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इससे आगे की बात जो है वो यहाँ नहीं की जाएगी, जो है वो बता दिया गया। अब आगे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे बात करते हैं। सबसे अफोर्डेबल है, इससे ज़्यादा और अफोर्डेबल कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल जो है ना मोबाइल हो सकता, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ना ड्रेस हो सकती, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ना ही दोस्तों जो जूते हो सकते। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। शिक्षा के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई। आप लोगों पे अगर लाइव पढ़ना है तो इतना तो जो है वो, मैं कहाँ लाखों रुपए फीस, वहाँ से कहाँ आप लोगों के लिए यहाँ तक लेके जो है, और पढ़ा किससे रहा हूँ? जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे, या उनसे बेहतर लोगों से पढ़ा रहा हूँ। और बताओ क्या चाहिए? तब आ जाओ और यहाँ पढ़ते हैं। अब क्लास में जो है वो आने वाले आधे घंटे तक कोई कमेंट नहीं करेगा। मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मेरे को केवल और केवल रटवाना है। मैंने ये समझा दिया है कि संविधान के जो है वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है। भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। संसद चाहे तो विदेशी राज्य का जो है वो दोस्तों विलय कर सकती है, और दोस्तों संसद चाहे तो राज्य के नाम, आकार, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसकी प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो भेजेगा, राज्य की विधानमंडल को जो भेजा जाएगा, हाँ ना का कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा लोकसभा उसे पारित कर दो, फिर प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर दो, वो काम जो हो जाएगा। इसके लिए ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, ना दोस्तों जो है वो इसके लिए जो है वो कोई संयुक्त अधिवेशन होगा, और ना ही दोस्तों इसे संविधान संशोधन माना जाएगा। किस किस को क्लियर है? क्योंकि अब 1 घंटे बहुत पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। किस किस को क्लियर है मुझे बताओ? अब 1 घंटे बहुत पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। अब 1 घंटे जो है वो, हाँ, बहुत पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा और बहुत याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। 1 घंटे अंडर कंट्रोल है मामला। अब मैं तुम लोगों को वहां से स्टार्ट करवा रहा हूं जब तुम्हारे यहाँ 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, और वहां से आके और आज हम कहां तक पढ़ेंगे? हम स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? भाग 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों याद रख लेना, हम कहां तक आएंगे? लास्ट में हम लोग यहां तक आएंगे। याद रख लेना दोस्तों आप लोगों के कि ये जम्मू और कश्मीर कब दोस्तों अलग हुआ, और उसके साथ साथ दादर नागर हवेली और दमन दीव कब अलग हुआ। यहां तक हम लोगों को जो है पढ़ना पड़ेगा। यहां तक दोस्तों हम लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लोगे? श्योर? यहां तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब चीज हम लोगों को जो है वो यहां पे पढ़नी पड़ेगी। एकदम क्लियर? श्योर? चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर जो है वो पहले जो है वो संविधान के अंदर जो है वो आपके राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए बी सी डी, ए बी
सी डी, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ए बी सी डी याद रह जाएगा तुम लोगों को। अब ए श्रेणी में हमने किसको रखा? ए श्रेणी में मैं ब्रिटिश भारत के उन राज्यों को हमने रखा जहां पे पहले गवर्नर बैठता था और वहां पे विधानमंडल हुआ करते थे। गवर्नर बैठता था और वहां पे विधानमंडल हुआ करते थे, गवर्नर और विधानमंडल हुआ करते थे। याद आया तुम लोगों को? गवर्नर और विधानमंडल, जैसे कोई टाइम में बंबई था, मद्रास था, बंगाल था, असम था, बिहार था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, मतलब अंग्रेजों के टाइम। उगंता जी अपलोड कर दी गई है, जाके देखें कृपया करके। अब रिदम को ना तोड़ें, बाद में बात करेंगे इससे संबंधित, पीडीएफ अपलोड है। तो याद रखें भाग ए में किन को रखा? गवर्नर, मतलब वो राज्य जो ब्रिटिश भारत के समय प्रांत थे, जहां पे दोस्तों आपके जो गवर्नर और विधानमंडल का, गवर्नर भी हुआ करता था और विधानमंडल भी होती थी, जायज बात है। तो इनके अंदर दोस्तों आपके यहाँ किस आदमी को रखा गया? यहां हमारे जो है वो कौन आए दोस्तों, याद रख लेना, यहां आपके जो है वो राज्यपाल को जो है प्रमुख बनाया गया और ठीक काम था। फिर बड़ी रियासतें जहां राष्ट्रपति के द्वारा राज प्रमुख की नियुक्ति की गई। एक कैटेगरी तो हम लोगों ने क्या रखी? स्टेट की रखी। दूसरी कैटेगरी हम लोगों ने किसकी रखी? कि बड़ी रियासतें, जैसे राजस्थान हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, पटियाला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहां हम लोगों ने क्या किया? राज प्रमुख की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की दोस्तों? राज प्रमुख। याद आ रहा है तुम लोगों को? हमारे गवर्नर तो बाद में बनते हैं 1956 में, पहले तो हमारे यहाँ राज प्रमुख ही थे। बताओ राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? भाग 8 में हमने उनको रखा जहां पे राष्ट्रपति साहब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे चीफ कमिश्नरेट, मुख्य आयुक्त, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की तरह दोस्तों जो है वो क्या किया करते थे। जैसे अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, इन लोगों को, इन जो है वो इनको हम लोगों ने जो है चीफ कमिश्नरेट जो है वो दोस्तों जो है वो हम लोगों ने रखा। गवर्नर ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह, मान सिंह सेकंड, क्या बात है, मान सिंह साहब को याद आया तुम लोगों को। और भाग 9 में हमने अर्जित राज्य रखे, जैसे अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हमने उपराज्यपाल की व्यवस्था की। याद रखें फिर से कि दोस्तों आपके मूल संविधान में आपके श्रेणी ए थी, बी थी, सी थी और डी थी। ए के अंदर हम लोगों ने ब्रिटिश भारत के टाइम जो प्रांत थे वहां पे हम लोगों ने जो है वो दोस्तों राज्यपाल का प्रावधान किया और वो काम ठीक रहा। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी रियासतों को शामिल किया और बड़ी रियासतों के अंदर हम लोगों ने जो है वो राज प्रमुख का प्रोविजन किया। किसका प्रोविजन किया? राज प्रमुख का प्रोविजन किया। और सी में हम लोगों ने दोस्तों जो है वो छोटी रियासत, मतलब चीफ कमिश्नरेट, जैसे आज आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, अजमेर, आप लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा के टाइम में, कुर्ग हो गया, कच्छ हो गया, उनको रखा। और डी में अन्य अर्जित राज्य। तो यहां पे हम लोगों ने उपराज्यपाल का प्रोविजन किया, उपराज्यपाल का प्रोविजन किया और आराम से बैठे रहे। उपराज्यपाल का प्रोविजन किया और आराम से जो है वो बैठे रहे, सही काम चला। ये हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। यहां तक का मामला किसको सेट? संविधान का भाग जो है वो 6, 7, 8 और 9, इतना किस किस को क्लियर? अब आगे संशोधन करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे, आगे देखेंगे। इतना बताओ किस किस को क्लियर? हाँ, ये यहाँ क्या करें? हेलो, हेलो, यहीं बैठेगी? चलो भाई, अब ये भी पुनर्गठन पड़ेगी, तो अब तुम लोग चुप, डिस्टर्ब मत होना, ठीक है? बड़ा लेट दे, एक आका घड़े कमेंट और हाँ ठीक है ज्योतिष जी, आप टीम को कॉल कर लेना, हो जाएगा। एक बार इधर दो। हाँ, अब इसको भी देखो, राज्य पुनर्गठन पढ़ने हैं, तो थोड़ा तुम लोग भी पेशेंस रखना, थोड़ी बहुत कोई आवाज़ आए तो सानवी भी पॉलिटी पड़ेगा भाई पूरा।
ठीक है, मैं पढ़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना है, 6 7 8 9 क्या याद रख लेना है दोस्तों, आपको ABCD आप लोगों को याद रखना। अब हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है वो मांग बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर जो है वो दोस्तों क्या किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन जो है वो दोस्तों किया जाए। भाषा के आधार पर क्या किया जाए दोस्तों, जो है वो राज्यों का पुनर्गठन, इसकी मांग बढ़ने लग गई। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या उठने लगी, मांग बढ़ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो है वो दोस्तों जो है वो मांग बढ़ने लग गई। अब ठीक बात है, लेकिन उस समय, अब आप बताओ क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए क्या, भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए क्या, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से उस समय हमारे जो है वो नेताओं ने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, या तो आपको विकास करना है उसके आधार पर बनाओ, या आप जो है वो संस्कृति के आधार पर बना सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पर बना सकते हो, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बना सकते हो, सारा काम कर सकते हो, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ। तो ये जब मांग उठी तो सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो धर कमीशन बना। क्या बना दोस्तों आपके यहाँ पे, धर कमीशन बना। कौन सा कमीशन बना, धर कमीशन बना। तो श्यामकृष्ण धर कमीशन 1948 में बना। धर कमीशन ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ। क्या मत बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ। धर कमीशन ने क्या कहा दोस्तों, जो है वो भाषा के आधार पर जो है वो राज्य मत बनाओ। ये जायज बात कही। तो किसके आधार पे बढ़े, कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे, आर्थिक विकास के आधार पे नया राज्य बना लो भले, लेकिन भाषा के आधार पे राज्य मत बनाओ। याद रखें दोस्तों, भाषा के आधार पे राज्य मत बनाओ। ये धर कमीशन ने मना किया। तो लिखो एक बार, धर कमीशन 1948, भाषा क्रॉस लगाओ। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। मांग बढ़ती जा रही थी, मांग जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य जो है वो नहीं बनाया जाए। धर कमीशन ने ये बात एकदम क्लियर कर दी। अब इसके बाद में धर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की, उसके लिए दोस्तों जो है वो एक अलग से एक समिति बनी। क्या बनी थी दोस्तों, याद रखें, धर कमीशन ने जो दोस्तों आपके यहाँ जो है वो रिकमेंडेशन दी, उसकी जांच के लिए एक समिति बनी। और समिति कौन सी थी, जेवीपी समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों, जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों की कमेटी बनी। और इनका काम क्या था कि धर कमीशन ने जो कहा है उसकी समीक्षा करो, धर कमीशन की बात कही है उसकी समीक्षा करो। तो इन्होंने भी जो है वो समीक्षा करके दोस्तों एक ही बात कही कि भाषा के आधार पे, क्या बात कही, भाषा के आधार पे जो है दोस्तों जो है वो भाषा के आधार पे जो है वो दोस्तों क्या, राज्य जो है वो नहीं बनाया जाए। भाषा के आधार पे राज्य जो है वो नहीं बनाया जाए, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। भाषा के आधार पे जो है वो राज्य नहीं बनाया जाए, ये बात जो है वो एकदम क्लियर जो है वो हो गई। भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनाया जाए, 2 बात क्लियर। लिखो, धर कमीशन, जेवीपी आयोग। अपन पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। ये इसको तो खेलने वाला चाहिए, कोई बाहर घुमाने वाला चाहिए, तो अब अपन तो पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। लिखो तुम लोग, मैं अपन पढ़ेंगे, भेज दिया एक बार बाहर। हाँ, लो तुमसे मिला देता हूँ, 1 मिनट, क्या बता, मान के चली जाए फिर। लो इधर आओ। उधर दे। पापा तो ठीक है, बट इन देख काकार ताऊर बुआर मौसीर से आंख देख लेने दे दो। हम्म, हाँ, तो जेवीपी आयोग ने और धर कमीशन ने दोनों की बात याद रख लेना। धर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि भाषा के आधार पे मत बनाओ, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों जो है वो याद रख लेना, जेवीपी कमेटी बनी उस रिकमेंडेशन की समीक्षा करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और सीतारमैया जी, इन्होंने क्या कहा, ठीक बात है जी, जो है वो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बढ़ने चाहिए। क्या नहीं बढ़ने चाहिए, भाषा के आधार पर जो है वो राज्य नहीं बढ़ने चाहिए। जायज़ बात है, एकदम क्लियर। इसको कोई भी रिमोट दो ना, वो रिमोट के अंदर से सेल निकाल के दो, ठीक है। अब ले जाओ इन। हाँ, अब लो भाई, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कभी। हाँ, याद रह जाएगा।
ओके, तो ये आप लोगों का जेवीपी कमेटी तक की बात हो गई। अब दोस्तों इन्होंने भी मना कर दिया और उसके साथ साथ धर कमीशन ने भी मना कर दिया। अब भारत के अंदर आंदोलन बढ़ने लगे, भारत के अंदर आंदोलन बढ़ने लगे और जेवीपी आयोग की सिफारिश के पश्चात मद्रास राज्य के अंदर जो है वो तेलुगु भाषियों ने, याद रखें, तेलुगु भाषियों ने कहा कि हमारा एक अलग राज्य बनाओ। क्या बनाओ? हमारा एक अलग राज्य बनाओ। हमारा एक क्या बनाओ दोस्तों? अलग राज्य बनाओ। और उसका नेतृत्व किया पोट्टी श्री रामल्लू। नाम क्या था दोस्तों नेतृत्वकर्ता का? पोट्टी श्री रामल्लू साहब जो है उन्होंने नेतृत्व किया। और पोट्टी श्री रामल्लू साहब जो थे उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से अलग, मद्रास से अलग तेलुगु भाषियों के लिए दोस्तों जो है वो आप जो है वो एक अलग राज्य बनाओ। और इन्होंने आंदोलन चालू किया और इन्होंने आमरण अनशन किया 56 दिन। कितने दिन दोस्तों आपके यहाँ आमरण अनशन किया? 56 दिन आमरण अनशन किया। बहुत बड़ी बात है 56 दिन। और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में उनका देहांत हो गया। उनका क्या हो गया दोस्तों? देहांत हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ एक स्टेट के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ मद्रास स्टेट के अंदर तेलुगु भाषियों ने जो है वो एक नेता आंदोलन किया। उनके नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू साहब। और वो जो है वो दोस्तों आंदोलन में बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। किसी ने नहीं सोचा था कि 56 दिन आमरण अनशन मतलब अन्न का त्याग कर देना, कि जब तक जो है वो या तो मांग पूरी नहीं हो या जब तक जो है वो मृत्यु नहीं हो, आमरण अनशन, तो दोस्तों जो है तब तक जो है वो अपन जो अन्न तो नहीं लेंगे। इस कंडीशन में 56 दिन तक जो ये हुआ, इसकी वजह से आंदोलन तीव्र हो गया। और आंदोलन तीव्र हो गया, जगह जगह दंगे भड़कने लग गए आपके। और इस कंडीशन के अंदर सरकार को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करना पड़ा? सरकार को जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। भूख से सर एक दिन नहीं रह जाता। हाँ, और ये इतने दिन रह गए भाई, देखो वो तो डेडिकेशन चाहिए, तो ये इतने दिन रह गए तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जो है वो एक बना दिया तो और भी बनाओ, एक बना दिया तो और भी बनाओ, जायज बात है ना। जब एक बन गया तो और से डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या गुरुजी डिमांड तो बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों जब एक बना दिया तो और बनाओ। तो अब दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह ये जो है वो डिमांड बढ़ने लगी। हर जगह जो है वो ये दोस्तों आपकी जो है वो डिमांड बढ़ने लगी। और डिमांड बढ़ने लगी तो अब सरकार को जो है वो हर जगह, गुजराती बोले हमें महाराष्ट्र से अलग करो, गुजराती बोले हमें महाराष्ट्र से अलग करो, और हरियाणवी बोले कि हमें पंजाब से अलग करो। हमारे इनको समझ में नहीं आती कहाँ आपने हमें इनके साथ कर दिया। तो हरियाणवी बोले हमें पंजाब से अलग करो, गुजराती बोले कि हमें जो है वो महाराष्ट्र से अलग करो। हर जगह ये मांग बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी। तो सरकार को पता चल गया, सरकार ने हाथों हाथ एक समिति बना दी। और वो समिति दोस्तों आपके यहाँ, वो आयोग आपके यहाँ बनाया गया। वो आयोग क्या था दोस्तों? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? जस्टिस सैयद फजल अली आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? फजल अली आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953, याद रख लेना। पोट्टी श्री रामल्लू साहब ने जो है वो क्या आंदोलन किया था, और उसकी वजह से दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश बना। अब फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग के ऊपर पहले से प्रेशर था, और प्रेशर एकदम आप लोगों को खुद को पता है, जब आपने एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बने? जायज बात है, ये तो रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकते ना। तो 1953 में 29 दिसंबर को जो है वो, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि अब आप अगर फजल अली जी की जगह होते और मान लो कल की प्रियंका कसवा आयोग बन जाता, ऋतिका गोदारा आयोग बन जाता, गायत्री लेगा आयोग बन जाता, दिनेश कालेर आयोग बन जाता, पूजा आयोग बनता, या दीपक आयोग बनता, या अपर्णा शर्मा आयोग बनता। हाँ, तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर पहले से जब भाषा के आधार पे आयोग बन रखा है, तो पूजा, प्रियंका, ऋतिका आयोग ये क्या कहते हैं कि भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनेगा। एक बात तो क्लियर है, ये तो कहना पड़ेगा कि भाषा के आधार पे राज्य बन सकता है, भाषा के आधार पे राज्य बन सकता है, ये तो बोलना पड़ेगा। तो फजल अली आयोग दोस्तों 29 दिसंबर 1953 को बनता है। अध्यक्ष फजल अली होते हैं, दो दोस्तों सदस्य होते हैं, पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजर। और दोस्तों ये 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 1955 में, 53 में, दिसंबर 53 में बनता है, और सितंबर 55 के अंदर दोस्तों जो है वो ये आपकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2 साल बाद में फजल अली आयोग, पन्नीकर और कुंजर लिखो। हाँ क्या दोस्तों? फजल अली आयोग, पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजर,
याद रखे, पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजर और दोस्तों फजल अली, 3 लोगों के नाम याद रख लो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखो भाषा के आधार पे भी बना लो, लेकिन केवल भाषा के आधार पे मत बनाओ। आप लोग देश की एकता व अखंडता को भी ध्यान में दो, आप जो है वो भाषा के आधार पे भी ध्यान में दो, आप वित्तीय और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान दो। सब लोगों के कल्याण के लिए राज्य बनाओ, सब लोगों के कल्याण के लिए राज्य बनाओ। और ये ABCD को खत्म कर दो, ABCD को खत्म कर दो। या तो राज्य होना चाहिए या यूटी होना चाहिए। ये तुम लोगों ने ये A B C D कर रखा है, बंद करो। अब एक अलग से जो अधिनियम लाओ, एक संविधान संशोधन लाओ, और उसके बाद में सही कैटेगरी बनाओ, उसके बाद में सही कैटेगरी बनाओ। तो याद क्या रखा दोस्तों, फजल अली, यहां कहानी कहां से चली? कहानी यहां से चली कि धर कमीशन ने जो है वो कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। फिर दोस्तों आपकी जो है वो JVP समिति कहती है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। फिर दोस्तों पोटी श्री रामल्लू साहब जो है वो तेलुगु भाषियों के लिए आपके यहां आमरण अनशन करते हैं, और दोस्तों इनके लिए आंध्र प्रदेश बन जाता है। आंध्र प्रदेश जो है वो दोस्तों इनके लिए बन जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को बन जाता है। मांग लगती है तो इस कंडीशन के अंदर 29 दिसंबर 1900 जो है वो दोस्तों 1953 में फजल अली आयोग बनता है, जो रिपोर्ट 1955 में देता है। और इसमें आपके जो है वो फजल अली साहब है, पन्नीकर साहब, हृदयनाथ कुंजर साहब होते हैं, और ये रिकमेंडेशन देता है, और रिकमेंडेशन देता है और कहता है कि एक अधिनियम लाओ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया हमारे यहाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में लाया गया दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों 1956 में लाया गया, और कहा गया कि ये तुम लोगों ने A B C और D जो है वो बना रखा है ना, खत्म करो इन सबको। या तो क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए जो कि संविधान के भाग 6 में होगा, या दोस्तों यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए जो संविधान के भाग 8 में होगा। यहां तक किसको क्लियर? यहां तक किसको क्लियर? 7वां तो हटा ही दिया ना, 9 भी हटा दिया, 9 के अंदर तो पंचायती राज आता है। इतना बताओ किसको क्लियर? इतना बताओ किसको क्लियर? इतना सबको क्लियर है क्या? पक्की बात? और एकदम पूरा याद, आगे वाला याद करवा दूं मैं, आगे वाला मैं पूरा याद करवा दूंगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। ऑल सेट। तो फजल अली आयोग का दूसरा नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग का पूरा नाम क्या है? हाँ सर 9 भी हटा दिया तो सुमन जी, 9 भी हटा दिया सुमन जी। मैं कब मना कर रहा हूँ? मान लियो थारा घर 5 दरखत लागेड़ा हुआ है, 4 दरखत लागेड़ा है। पहलो दरखत थे राख लियो, दूसरो दरखत थे हटा दियो, तीसरो दरखत थे राख लियो, चौथो दरखत थे हटा दियो। सही बात है, चौथो दरखत जुको थारो पेड़ जुको थे हटा दियो, बेटा नीम लागेड़ो भी हटा दियो। लेकिन आगले सावन में थारो जी करोगी हट मैं नींबू लगा दूं, तो मना थोड़ी करे लगा दे नींबू। तो 9 हटा दियो, फिर 5 73 वो संविधान संशोधन आयोग नींबू पाचो लगा दियो, अगर जचेजा बना दियो पाचो। क्या समस्या है? एकदम इजी बात है ना। इसको मतलब ऐसे क्यों सोच रहे हो? मान लो आपने पहले 4 पेड़ लगा रखे थे, अब वो तुम लोगों के करेले के लग गए या कैसे भी लग गए। अब तुम लोगों ने जो पहला रख लिया, मतलब आपने जो पहला रख लिया और तीसरा रख लिया, दूसरा और चौथा हटा दिया। अब अगली बार वो जगह तो पड़ी है, वहां पे अगली बार नया पेड़ लगा दिया, तो समस्या क्या है इसमें? मतलब समझने वाली चीज कहाँ आ रही है? समझने वाली चीज तो ये है कि धर कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, JVP समिति ने कहा भाषा के आधार पर नहीं होगा, पोटी श्री रामुलु ने कहा कैसे नहीं होगा, आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन किया और दोस्तों देश के काम आ गए। तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। इसके आधार पर जो मांग उठने लगी। 29 दिसंबर को फजल अली आयोग बनाया, जिसमें के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजर थे। उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति विकास जो है प्रशासनिक इस दृष्टिकोण के आधार पर बनाया जा सकता है, और इस कंडीशन के अंदर जो है वो हाँ उगंता जी कह रहे हैं कि अब मैं इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करने लगी हूँ। बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे मोहब्बत करो तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स इनसे करो, ये जीवन में वापस तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा प्यार, बेइंतहा जो है वो तुम्हें जो है वो कुछ ना कुछ देगी, और वो क्या होगा? सिलेक्शन। तो इससे करो, मोहब्बत करना है तो। पॉलिटी में मजा तो आने लग गया तुम लोगों को? मजा आना चाहिए पॉलिटी के अंदर। ऐसे बोझ तो नहीं लग रही कि सर कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। मैंने पिछली बार जो पॉलिटी पढ़ाई थी तो मेरे स्टूडेंट्स को इतना आनंद आता था कि ऐसे मन करता था कि सारे दिन पॉलिटी पढ़ लें, अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास कब होगी, ऐसे ही इच्छा हुआ करते थे।
तो मैं ये बेस साल में एक बार इस प्रकार मैं पॉलिटी हर बार पढ़ाता हूँ और इस बार तुम्हारा नंबर है। तो ढंग से पढ़ लो, बार बार भी चलो पढ़ाते ही ऐसे, लेकिन शांत टाइम में बिना वैकेंसी के बहुत अच्छी पढ़ी जाती है पॉलिटी। ठीक है, याद रह जाएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो बना, एकदम क्लियर। अब तुम लोगों को लग रहा होगा मैं इको इको से ठीक पढ़ाता हूँ पॉलिटी, अब इको ठीक पढ़ाता हूँ। वैसे पॉलिटी मैंने हमारे पुराने स्टूडेंट्स को और सर से भी पढ़वाई है, तो उस समय नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना एफर्ट डाल के पढ़ाई है। हाँ, तो आपके और मेरे साथ एक ही समस्या होगी, और वो समस्या ये होगी कि जिस समय मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तुम्हें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें लगेगा ये सब्जेक्ट उससे ठीक पढ़ाया गया है। ठीक है, और जब तुम लोग मुझसे भगवान की दया से ये कर पाए, अगर मैं पूरे डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट के साथ पढ़ाऊँ, तो तुम लोग कभी ये भी कह सकते हो कि जो है वो सर आप उर्दू पढ़ा लो भले, लेकिन मैं आती नहीं, मेरे को कहाँ से पढ़ा लूँ, जितना आता है उतना ही पढ़ाऊँ भाई। अपन को इतने ज्ञानी आदमी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है डिलीवर कर देते हैं, याद करवा देते हैं। पेपर में आता क्या है ये पता है, थोड़ा थोड़ा इसका अनुमान है, और पेपर में क्या नहीं आता इसका भी थोड़ा थोड़ा अनुमान है। पेपर अपने खूब दिए हुए, तो बस इतना सा फ़ायदा तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां तक का मामला क्लियर, यहां तक का मामला क्लियर। तो इन्होंने कहा, और इन्होंने कहने पे 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन दोस्तों लागू होता है, और आपके 14 तो राज्य बन गए, और दोस्तों 6 आपके जो है वो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए। क्या बनाए गए दोस्तों? आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए दोस्तों? 6 केंद्र। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बढ़िया बात है, सुन पा रहे हैं तो आगे सुने मेरे से कहानी। ठीक है, आवाज़ सेल थोड़े डिस्चार्ज हो जाते हैं, चार्ज नहीं लगाए दिन में तो अब वापस। हाँ कोई बात नहीं, तो ऐसे अफरा तफरी मत मचाओ तुम लोग, जल्दी से पढ़ लो, अब टाबर मान रहे हो ने। हाँ शिवी हो, हाँ मचा रखे, तो जल्दी से उतना टॉपिक पूरा कवर करो, याद करो, फिर बाद में जो थोड़ा टाइम टाबर आने भी देना पड़ा है आजकल। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। तो 14 से हम चलेंगे और 28 तक पढ़ना, 28 8 तक हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कर लोगे याद? तो चलो याद करते हैं। और दोस्तों याद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1960 के बाद में जो जो आपके यहाँ पुनर्गठन हुआ, सबसे पहले बात करते हैं 1960 के बारे में। तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि 1960 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे पहले आपके केवल और केवल क्या था? बंबई प्रदेश था। पहले केवल और केवल क्या था? बंबई था। सबसे पहले क्या गुजरातियों ने कहा ना, महाराज गुजराती बोला जगह था, गुजरात अलग बनाओ, और जो है वो महाराष्ट्र, जो मराठी बोले उसके लिए महाराष्ट्र अलग बनाओ। तो बंबई में से क्या निकला दोस्तों? आपका गुजरात और महाराष्ट्र। याद रह जाएगा तुम लोगों को। बंबई में से क्या निकला दोस्तों? बंबई राज्य जो था उसको दो राज्यों में 1960 में बंबई राज्य जो आपका जो था उसे दो भागों में बांटा गया, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रह जाएगा तुम लोगों को? एकदम क्लियर है? प्रॉपर एकदम क्लियर? चलो तो ठीक है, एकदम क्लियर है, तो आगे चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात, ये याद रह जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। श्योर? पहला याद करो, 1960 है महाराष्ट्र और हाँ दोस्तों गुजरात। मैं तो जनरली गुजरात ही याद करता हूं, क्योंकि बंबई में से गुजरात निकला तो महाराष्ट्र पीछे बच ही गया। अब दोस्तों असम राज्य था, वहां पे दोस्तों हाँ टॉपिक 12th क्लास में पढ़ा था, बहुत बढ़िया, अगर पढ़ा था तो अब याद हो जाएगा। 1963 के अंदर, याद रखें दोस्तों, 1963 के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, असम से जो है वो नागा हिल्स के अंदर नागालैंड को अलग किया जाता है। किसको किया जाता है? नागालैंड को अलग किया जाता है। तो 63 में नागालैंड, क्या दोस्तों आप लोगों को याद रखना है? 63 के अंदर जो है वो नागालैंड, 63 के अंदर हम लोगों में दोस्तों क्या बना?
नागालैंड बना। 63 के अंदर क्या बना? नागालैंड बना। तो 60 में गुजरात, 63 में नागालैंड, दो याद रखना। असम से अलग करके बनाया गया। तो आप लोगों को याद क्या रखना है दोस्तों? 60 के अंदर जो है वो आपका गुजरात, 63 में नागालैंड। इनकी डेट ही आप लोगों से जो है वो बार बार जो है वो करवाई जाएगी। आप लोगों से मिलान करवाया जा सकता है, भारी प्रश्न पूछा जा सकता है। बंबई, नागालैंड याद रह जाएगा। अब दोस्तों पंजाब बहुत बड़ा था। क्या था दोस्तों आपका? पंजाब बहुत बड़ा था। पंजाब में बहुत सारी चीज़ें आती थी। पंजाब के अंदर आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती थी और हमें पंजाब बहुत अच्छे से दोस्तों जो है वो याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को याद ये रखना पड़ेगा कि पंजाब तो बहुत बड़ा था सर। अब पंजाब के अंदर ही हिमाचल आता था, पंजाब के अंदर ही दोस्तों हरियाणा आता था, पंजाब में ही चंडीगढ़ था। अब आप लोग याद रखना पंजाब बहुत बड़ा था। अब पंजाब बहुत बड़ा था तो आपके यहाँ पंजाब जो ये इतना बड़ा पंजाब था, इसमें से हरियाणा वासियों ने कहा कि हमारा जो है वो हरियाणा अलग करो। और तब इस सरकार को लगा कि हरियाणा अलग कर रहे हैं तो चंडीगढ़ को ना दोनों की राजधानी बना देते हैं और केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 1966 के अंदर, 1966 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत एक हरियाणा नाम का अलग से राज्य बनता है और दोस्तों आपके यहाँ पे अलग से चंडीगढ़ नाम का जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो अलग से यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। तो लिखो 66 में हरियाणा चंडीगढ़, 60 में दोस्तों था ध्यान है थारो गुजरात, 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़। अब अगर कभी भी समस्या हो जाए, कभी भी समस्या हो जाए तो कभी भी आप लोगों को टेंशन में नहीं आना। हिमाचल की डेट अपने आप याद हो जाएगी, हिमाचल की डेट अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि अब पंजाब के ये दो पार्ट निकल गए। तो अब हिमाचल की भी तो मांग बढ़ रही है ना कि हिमाचल को भी अलग बनाया जाए। तो हिमाचल को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया था और उसके बाद में दोस्तों हिमाचल को हम लोगों ने जो है वो 1971 में हम लोगों ने हिमाचल को अलग किया। किसको अलग किया दोस्तों? हिमाचल को। कुछ भाषा के आधार पे होंगे, कुछ प्रशासन के आधार पे, लेकिन हम पूरा पुनर्गठन पढ़ रहे हैं। तो लिखो 66 में हरियाणा चंडीगढ़, 71 में हिमाचल, 71 में हिमाचल। बताओ याद करो। हाँ पढ़ना है, पेपर देने जा रहे हो ना तुम। एकीकरण और पुनर्गठन या तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है या पॉलिटी में लिखा हुआ है। इस टॉपिक को ध्यान से याद रखना है, याद रखना है तुम लोगों को। तो 1966 और 1971, 1966 और 1971 अब तक तुम लोगों ने इतना ही याद किया है। उसके अलावा तुम्हें ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा तुम लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो इतना याद कर लेना मेरे साथ साथ कि 60 में गुरजीत है याद करवायो गुजरात, और दोस्तों 63 में नागालैंड, 63 में नागालैंड, फिर 66 में जो है वो हरियाणा, 66 में हरियाणा और चंडीगढ़ है, और 71 में दोस्तों आपने जो है वो कहीं हिमाचल। इतना किसको याद है? आगे मैं करवा दूंगा याद, आगे मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, आगे मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। इतना किस किस को याद है? याद रह जाएगा? श्योर? पक्की बात? श्योर? 1972 में एक साथ 3 राज्य बनते हैं, मेघ मणि त्रिपुरा। लिखो एक बार, मेघ मणि और त्रिपुरा, मेघ मणि त्रिपुरा। देखो एक बार, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघ मणि त्रिपुरा। उस समय मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, मेघालय असम से अलग हुआ था। लेकिन आपको इतना याद रखना है 1972 में मेघ मणि त्रिपुरा, इन तीनों को एक साथ रखना है, क्योंकि अरुण आगे गोवा में जाके मजे करेगा। तो यहाँ पे अरुणाचल और मिजोरम को नहीं लेके आना। अरुण जो है वो गोवा में जाके मजे करेगा 1987 में। कब करेगा? अरुण जो है वो दोस्तों आपके गोवा में जाके मजे करेगा। अरुण कहाँ जाके मजे करेगा? गोवा में जाके मजा करेगा। गलत प्रश्न हम करते हैं यहाँ पे, फैक्ट के अंदर है तो यही करते हैं। तो अरुणाचल दोस्तों याद रखें, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, मिजोरम है और अरुणाचल और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है ये तीनों आपके कब बनते हैं? 1987 में बनते हैं। तो मेघमणि त्रिपुरा लिखो एक बार, फिर याद नहीं रहे तो याद ऐसे लिखो, ऐसे मतलब आप ऐसे याद करने की कोशिश करो। भयंकर काली रात है और मेघ छाए हुए हैं और उस समय त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर मणि, और जो है वो ऐसे कैसे ही कर लो इमेजिन यार, मेघमणि त्रिपुरा याद कर लो। तुम इतने समझदार स्टूडेंट हो, याद करवाना है क्या? लेकिन देखो अरुणाचल, मिजोरम, गोवा याद रह जाएगा। अरुण गोवा में जाके मजे करेगा, बस अरुण को लगता ही है मजे कहीं नहीं है, चाहे राजस्थान में है ना कोई गोवा में है। तो में से कौन कौन ये हैं जिन्होंने आज तक
बहुत बार गोवा का प्लान बना लिया लेकिन जा नहीं पाए। कौन कौन है ऐसे, कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, उस समय उसका विलय किया गया था पुष्पराम जी, फिर उसको कई दिन केंद्र शासित प्रदेश लगा था, फिर राज्य का दर्जा दिया था मैंने। हाँ, कौन कौन ऐसे, मैं भी हूं उनमें। बहुत बार प्लान बना लिया, अब तक मैं भी नहीं जा पाया। और तुम में से किन किन को लगता है कि गोवा में तो सब कुछ उपलब्ध है, गोवा में तो जो है वो सर सब कुछ बहुत सस्ता है? ऐसा कुछ नहीं है, गोवा बहुत महंगा राज्य है। ठीक है, गोवा में बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, तुम लोगों को लगता ही है। और अगर तुम उतने सस्ते के लिए भी, कि कोई चीज़ 30 रुपया सस्ती है, 40 रुपया सस्ती है, और वो केवल मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोवा में तो जो है वो लिकर सस्ती है, तो भाई लिकर सस्ती है पर जान में तो किराया लाग जाए यार। मतलब जनता कितनी बड़ी है। राजस्थान, हरियाणा, हमारे वाले लोगों को लगता है कि गोवा तो गोवा है, गोवा में तो भाई साहब सो क्यों सस्ता है, सो क्यों सस्ता है। तो ये कितनी गलत प्रवृत्ति है, समझाया करो लोगों को। तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो थोड़े थोड़े, कि अरे बेवकूफ़ हो, एक बात समझो, गोवा में अगर कुछ सस्ता भी है तो यहाँ से गोवा आने जाने का किराया लगेगा, उससे ज़्यादा सस्ती थोड़ी है, नहीं है ना। तो फिर बाद में क्यों ऐसे फालतू बात करनी। ठीक है, तो गोवा का प्लान सब बनाते हैं, जा नहीं पाते। आशा करता हूँ तुम लोग भी सिलेक्शन के बाद गोवा जरूर घूम के आओ। गोवा अच्छा है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बीच अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को जो है बहुत अच्छा गोवा मिलेगा। हाँ सर, बटा कोरा बड़ा पाव मिले, बैठे ही खा लिशा। ठीक है पूजा जी, बहुत बढ़िया बात। आगे याद करो, तो मेघमणि त्रिपुरा किसको याद रह जाएगा। और 1987 में अरुण ने कहाँ जाके मजे किए, अरुण ने जो है वो दोस्तों अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, याद रह जाएगा। अब का सर इनके बीच में ना मामला एक ही फंसा हुआ है, इन दोनों के बीच में, नहीं तो रिदम में बैठ जाए। यहाँ पे एक मामला क्लियर नहीं हो रहा सिक्किम का। किसका क्लियर नहीं हो रहा दोस्तों, आपका सिक्किम का मामला क्लियर नहीं हो रहा। और तो सारे बैठ गए, और तो 1987 तक तो आ गए अपन लोग। यहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन था, और तिब्बत जो है वो दोस्तों आपके चीन की पूरी नजर थी इनकी। क्या थी दोस्तों, चीन की पूरी नजर थी, चीन की पूरी नजर थी इनके लिए। सर बाबू बुक डिपो पर बुक मिल गई, बहुत बढ़िया, हर जगह पहुंच गई आराम आराम से। अब सिक्किम का एक मामला है, थोड़ा सा सिक्किम का मामला क्लियर कर लें तो आपको सब कुछ याद हो जाए। तो सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के अंदर दोस्तों चोंग्याल वंश का शासन था। सिक्किम के अंदर क्या था दोस्तों आपके यहाँ, सिक्किम के अंदर जो है वो चोंग्याल वंश का शासक था। किसका शासन था, चोंग्याल वंश का जो है वो शासन था, चोंग्याल वंश का जो है शासन था। अब सिक्किम बड़ी आराम से अपना काम चला रहा था सिक्किम, सिक्किम में, लेकिन वहां पे चीन की नजर थी। क्या थी, चीन की नजर थी। और हमारा आर्टिकल 2 क्या कहता है कि तुम किसी का भी विलय कर सकते हो, संसद विधि के द्वारा विलय कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, विधि के द्वारा विलय कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, विधि के द्वारा जो है विलय कर सकती है, आर्टिकल 2 कहता है ना। तो हमने पहले विलय नहीं किया, हमने हमने सोचा चीन कोई बहुत बड़ा ऐसे एक्शन नहीं ले, और फालतू के अंदर जो है वो फालतू में क्या मतलब, पहले थोड़ा इसको बुढ़ा के पास तो लाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 35वें संविधान संशोधन के तहत, 35वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो है वो एक अलग काम किया। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर जो है दो एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा, एक अलग से आर्टिकल जोड़ा। और अलग से आर्टिकल कौन सा जोड़ा, 2A जोड़ा। और अलग से एक अनुसूची जोड़ी, एक जो है वो दोस्तों जो है वो अनुसूची जोड़ी। और जो अनुसूची कौन सी जोड़ी, 10वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी, 10वीं अनुसूची जोड़ी। और सिक्किम को किसका दर्जा दिया, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य नहीं माना। क्या दिया दोस्तों, सहायक राज्य का दर्जा दिया, सहायक राज्य का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया, सहायक राज्य का जो है वो दर्जा दिया। ये काम हम लोगों ने 1974 में कर लिया। ये काम हम लोगों ने जो है वो दोस्तों 1974 में कर लिया। ये काम हम लोगों ने 1974 में कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम लोग जो है वो, पहले ये एकदम याद रख लेना सिक्किम वाली चीज़, सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था, सिक्किम आपका अलग था, आराम से बढ़िया काम कर रहा था, सारा काम ठीक था। लेकिन चीन की इस पर नज़र थी, हम इसके एकदम पूरे कनेक्टिविटी में थे, ये भारत का ही एक अंग जैसा था। तो दोस्तों हमने 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को कहा, देखो तुम हमारे लिए स्पेशल हो, एक तो तुम्हारे लिए आर्टिकल बना देते हैं, एक तुम्हारे लिए अनुसूची बना देते हैं, राज्य हो सहायक राज्य बना जाओ। क्या बन जाओ, सहायक राज्य। अब सिक्किम सहायक राज्य बन गया। बनने के बाद में सिक्किम को कहा, देख सहायक राज्य वाज्य में तो कोई आना जानी है नहीं, लेना है तो पूर्ण राज्य का दर्जा ले लो और मौज करो, बढ़िया पैसा देंगे, बढ़िया फंड देंगे, सीएम बनना, बढ़िया मौज करना, विधानसभा बना दें, नहीं ये चीन वाले चेप देंगे कभी।
ठीक है। तो सिक्किम को एग्जैक्टली बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, वैसे के वैसे सिक्किम को पूरी कहानी समझाई गई। देखो भाई साहब, ऐसी ऐसी हमारे पास ऑफर है हाल फिलहाल में, अगर तुम चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पटवार वीडियो कोई कोर्स में हो, तो तुम्हें आरएस के कोर्स में जाना है तो तुम अपग्रेड कर सकते हो, बढ़िया 1500 का तुम्हें ऑफ मिल रहा है। अगर तुम आरएस प्री के अंदर और जो है वो पीएसआई के अंदर हो, तो तुम अभ्युदय बैच में अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हारे सामने एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नहीं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज जो है वो देनी है तो प्री की टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है, उसके साथ साथ करंट की टेस्ट सीरीज भी फ्री है। लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो लोगों के लिए 13,000 की, तुम्हारे लिए केवल 8,000 की है, तो उसमें तुम अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हारे लिए एकदम प्रॉपर तरीके से समझाएगा। सिक्किम तुम्हारी तरह समझदार था। सिक्किम क्या था? तुम्हारी तरह एकदम समझदार था। पहले मिनट में समझ गया कि ये काम की बात है और ये एकदम जो है वो सही बात है, इससे ज्यादा फायदा कहीं नहीं है। तो अब चीन में जाओ तो तुम चीन में चले जाओ, वहाँ पे बिना मतलब परेशान हो। तुम्हें जाना है तो कहीं चीन में मिलो तो चीन में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, कहीं जाओ बिलीव में। लेकिन मन जो लगेगा ना तुम्हारा, वो कहाँ लगेगा? बूस्टर में लगेगा। मन कहाँ लगेगा तुम्हारा? पूरा का पूरा कहाँ लगेगा? बूस्टर में लगेगा। तो बूस्टर में मन लगेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में भारत ने इसे समझाया और समझा के कहा क्या करोगे तुम लोग, तुम्हारे लिए एक अलग से संविधान संशोधन लाते हैं। 36वां संविधान संशोधन इनके लिए अपन ने अलग से लाए। 36वां संविधान संशोधन हम लोग इसके लिए अलग से लाए। और कहे क्या बिना मतलब ये आर्टिकल 2A में पढ़ो, खत्म। 2A नहीं चाहिए तुम्हें, 2A जो है तुम्हें नहीं चाहिए। अनुसूची का अनुसूची 10 भी तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें देवताओं 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे, तुम कहाँ अलग घूम रहे हो? तो इन्हें 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया? पूर्ण राज्य को दर्जा दे दिया। किस किस को समझ में आया? हाँ समझ में आ गया क्या? मजा ले लिया, मजा की ले लिया, एकदम सही तो बात गई है। बताओ सिक्किम की कहानी समझ में आ गई। चोंग्याल वंश का शासन था, चीन की नजर इसके ऊपर बुरी थी दोस्तों। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले इसे आर्टिकल 2A अनुसूची 10 के तहत एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर दोस्तों इसे जो है वो, क्या बात है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे वापस आजा, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बस केवल 5-4 राज्य की बात हो रही है, टेंशन ही मतलब। पूर्ण राज्य का दर्जा दे। अब इसको पता चल गया, आवाज बाहर तक जाती है ना, मैं जोर जोर से बोलता हूँ ना, तो इसको बाहर से पता चल गया। अब इसको इतनी तो गोली दी थी, अभी आ गई। चलो बेटा थोड़ी देर और, बस 10 मिनट की बात है, पढ़ लेने को पेपर है, तेरे जीवन में मौज है। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ आ जाओ, चले आगे। रिमोट वापस करना है कोई नहीं, 10 मिनट में आता हूँ। चलो आगे, इतना याद रह जाएंगे। सर खेलने दो इसको, तो यहीं बिठा दूं तुम्हारे सामने, तुम भी खेल लो। चलो ये इतना किस किस को क्लियर है? इतना किस किस को क्लियर है? हाँ किस किस को क्लियर हो गया अभी इतना आप लोगों को? आप हाँ ठीक है। क्या क्या याद रखना है तुम लोगों को? कि धर कमीशन ने कहा 1948 में कि नहीं होगा, जेवीपी समिति ने कहा नहीं होगा। पोटी श्री रामुलु के देहांत के पश्चात जो है वो एक एक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ अक्टूबर 1953 को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर फजल अली आयोग बना 29 दिसंबर 1953 को। सितंबर 1955 में रिपोर्ट आई, पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजर उनके साथ थे। फजल अली आयोग के कहने पे राज्य पुनर्गठन एक्ट आया, 7वां संविधान संशोधन आया, 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। और याद रखने की बात यह है कि दोस्तों इसके तहत जो है वो आप लोगों को क्या याद रखना है? इसके तहत आप लोगों को याद रखना है कि आपके यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रह जाएगा। उसके साथ साथ तुम लोगों को क्या याद रखना है? उसके साथ साथ तुम लोगों को याद रखना है कि आपके यहाँ पे जो है वो क्या बना दोस्तों? सबसे पहले आपके यहाँ पे जो है गुजरात बना 60 में, 63 में बना दोस्तों आपके यहाँ नागालैंड है, 66 के अंदर बना हरियाणा और चंडीगढ़ है, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 71 में बना हिमाचल है, और 72 में मेघमणि त्रिपुरा, 72 में मेघमणि त्रिपुरा, और दोस्तों जो है वो 75 में जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। किसको मिला दोस्तों? आपके सिक्किम को। और 1987 में अरुण जो है वो गोवा में जाके मजे करेगा, अरुण मिजोरम। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ 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 बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो आगे।
इतना बताओ किस किस को याद है तुम लोगों को? सर प्लीज बता दीजिए, इको श्रेयपुर गंगानगर या राय सिंह नगर में मिल जाएगी? राय सिंह नगर में पहुंचा देते हैं, सूरतगढ़ में आती है, राय सिंह नगर में आ जाती है। सर अलका मैम कभी नहीं आते क्लास में गाइड करने के लिए। अब तुम तो रुक जाओ मेरे को करते रहते हैं गाइड, अब मैं तुम्हें कर देता हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? अब ऐसे डायरेक्ट थोड़ी, मतलब ऐसे मतलब आप मिल सकते हो। अब मैं आता हूँ ना उनके प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें बताने के लिए। हाँ, सीधे गाइडेंस का क्या करना है तुम लोगों को? कहीं तो मेरे को तुम लोग स्वतंत्र रहने दो, मेरे से ही पढ़ लो, क्या करोगे? ठीक है, एकदम क्लियर है तुम लोगों को ये बात? चलो भाई एकदम क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। और आगे ध्यान जो है वो दोस्तों किस चीज़ पे देना है अलका? आगे ध्यान जो है वो किस चीज़ पे करना है? आगे ध्यान दो दोस्तों, आगे अपन लोगों को जो है ध्यान देना है। हाँ 1 मिनट रुको भाई सभी, ठीक है, इसे कवर करो, ये मैं कंप्लीट करवाता हूँ। हाँ तो इतना याद हो गया तुम लोगों को? अब चलो आगे बात करते हैं और आगे वाली चीज़ याद करते हैं। और ये इतना याद हो गया तो आगे तो कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात ही नहीं है, मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो आगे राज्य जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं? अब आपके जो है वो अपन बनाते हैं 3 राज्य। कौन से बनाते हैं? 3 राज्य बनाते हैं। सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं। सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं। 3 राज्य दोस्तों आपके यहाँ कौन कौन से होते हैं? सबको याद है थोड़ा थोड़ा? छत्तीसगढ़ बनता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ किस में से बनता है? छत्तीसगढ़ बनता है। फिर दोस्तों उत्तराखंड बनता है। और दोस्तों याद रख लेना, फिर आपके यहाँ पे जो है वो क्या बनता है? झारखंड बनता है। क्या बनता है फिर आपके यहाँ? झारखंड बनता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये दोस्तों जो है वो आपका छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, यह आपका दोस्तों जो यूपी से अलग हुआ, और यह आपका जो है बिहार से अलग हुआ। यह आपका जो है वो बिहार से अलग हुआ। देखो, हाँ इनका क्रम याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नवंबर 2000 में बनते हैं। कब बनते हैं? नवंबर 2000 में बनते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, हाँ याद रखें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, एकदम क्लियर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड याद रह जाएगा। अब बस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मुझे बताओ इतना क्लियर है क्या? फिर मैं बाद में आगे चलता हूँ और याद करवाता हूँ, क्योंकि अब आपके सामने 3 चीज़ और पढ़नी है तुम लोगों को। अब आप लोगों को जो 3 चीज़ और पढ़नी है, उसके साथ आपका जो मामला क्लियर हो जाएगा। एक बार सभी लिख दो, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड दोस्तों आपके यूपी से, और जो है बिहार दोस्तों आपके झारखंड से। बिहार से जो है वो दोस्तों आपका झारखंड, याद रह जाएगा। मेघमणि त्रिपुरा कब है? लिखो 1972। अरुणाचल, मिजोरम और गोवा कब है? 1987। और दोस्तों 75 में क्या बना? पूर्ण राज्य। 74 में क्या बना? सहायक राज्य। क्लियर है सारी बात? हरियाणा कब बना दोस्तों? 66 में। हिमाचल 71 के अंदर। आपके 63 में नागालैंड, 60 में गुजरात, महाराष्ट्र। याद है? अब दोस्तों जो है आगे बात करते हैं, और ध्यान देना आप लोगों को 3 डेट याद करनी है। और 3 डेट कौन सी याद करनी है? 2 जून 2014, 2 जून 2014। और एक डेट याद रखनी है 31 अक्टूबर 2019, 2019। और एक डेट याद रखनी है 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 याद रखना है तुम लोगों को। क्या याद रखना है? इस दिन दोस्तों आपका जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बनता है? तेलंगाना। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होके। क्लियर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बनता है? तेलंगाना। इस दिन दोस्तों जो आपका जम्मू कश्मीर था, उसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और ये दोस्तों आपका राज्य नहीं रहता, क्या रहता है दोस्तों? दोनों को यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 याद रखो, लिखो एक बार। हाँ एक बार सभी लोग जो है वो लिखें, 31 अक्टूबर 2019 लिखो सभी के सभी। 31 अक्टूबर जो है वो दोस्तों आपका 2000 लिखो भी कमेंट सेक्शन के अंदर सभी के सभी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उसे राज्य का दर्जा हटा करके और हम लोगों ने क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य को, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और दोस्तों आपका लद्दाख जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी बन गया। अब दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 26 जनवरी 2020 को एक आपके यहाँ दादर नागर हवेली थी,
एक दादर नागर हवेली थी और दोस्तों जो एक दमन दीव था, दो थे। दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक अलग से, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने क्या बना दिया, एक ही यूटी बना दिया। अब इनका नाम क्या हो गया, दादर नागर एवं दमन दीव। दादर नागर एवं दमन दीव, दादर नागर एवं दमन दीव, दादर नागर एवं दमन दीव, बस। इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। वापस याद करवाऊंगा, टॉपिक पूरा हो रहा है, संयम बरतें आप लोग, पूरा रिवीजन करेंगे। 2 जून को तेलंगाना, 31 अक्टूबर को जेएंडके के 2 पार्ट करे, यूनियन टेरिटरी बनाया। एक हम लोगों ने जो है वो दोस्तों क्या बनाया, लद्दाख बनाया, वो भी यूनियन टेरिटरी। 26 जनवरी को दादर नागर अलग था, दमन दीव अलग था, इन दोनों को मिलाकर आज एक बना दिया, दादर नागर एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश। आज के दिन हमारे यहाँ कितने हैं दोस्तों, याद रख लेना। आज के दिन हमारे यहाँ पे जो है वो टोटल अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों 28 और 8, दोस्तों याद रख लेना, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। और आप कल जो है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के नाम याद करके आएंगे। बताओ कौन कौन याद करके आएगा कल मेरे को? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जो है वो नाम कल कौन कौन याद करके आएगा? कौन कौन याद करके आएगा बताओ, सही से बताओ, कौन कौन याद करके आएगा? तुम बेवकूफ हो, तुम्हें राज्य और यूनियन टेरिटरी याद नहीं है? तुम 12वीं पास करके आए तो हो गया है? बहुत भोले आदमी हो तुम लोग। याद नहीं करने होते, पर बेसिक पता तो होना चाहिए ना कि लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है, दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, दादर नगर हवेली भी है दोस्तों, आपके यहाँ पुदुचेरी भी है, लद्दाख भी है, जेएंडके भी है। याद क्या करके आना है? ऐसे थोड़ी याद करके आओ, ये कोई बात थोड़ी होती है याद करके आओगे। नहीं याद है तो कराना भी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। सबकी राजधानी ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में रूल में पूछा जाता है, आप एक लेवल की तैयारी कर रहे हो। मनीषा के बाहर की टेंशन को, उनके काल की क्लास हो सी है, काल की हो सी बता दे क्यों क्लास। लेकिन तुम लोगों को शाम को डेली क्लास हो रही है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? सुबह तुम उठ जाते हो क्लास के चक्कर में, फिर पढ़ लेते हो, रिविजन कर लेते हो, कितना अच्छा काम है। आजकल पीडीएफ वाले नहीं आते ना, ये सही में बढ़िया काम किया ना, पहले ही दे दी। इसीलिए मैं ना सारी किताबें तैयार करवा रहा हूँ। आरएस की नवरात्रा में आ जाएगी, फिर कभी पीडीएफ कोई पूछेगा ही नहीं। 28 याद करोगे? चलो 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 आगे बात करते हैं। अब एक बार लास्ट रिवीजन करवा दूं आपके संविधान के जो है वो एक चीज याद रखना। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? राज्यों का एक संघ है। दूसरे में संसद विधि द्वारा जो है वो विदेशी राज्य को जो है वो शामिल कर सकती है। तीसरे के अंदर संसद जो है वो विधि द्वारा जो है वो बना सकती है, लेकिन उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति भेजेगा और जो है वो टाइम लिमिट लगा के भेजेगा, तो हाँ कहे चाहे ना कहे, विधानमंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित कर दे, नाम आकार सब में परिवर्तन हो सकता है। और आपका जो है वो आर्टिकल 4 कहता है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। धर कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर जो है वो पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति ने कहा पोटी श्रीरामुलु के आमरण अनशन और देहांत के बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे क्या होता है, याद रख लेना, आपके यहाँ पे जो है उसके बाद में जो है वो आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद में फजल अली आयोग आपका दिसंबर 1953 में बनता है। वो रिपोर्ट देता है 55 में। पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजर उसके साथ थे। उन्होंने कहा ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है। उनके कहने पर ABCD श्रेणी खत्म होती है, राज्य पुनर्गठन एक्ट आता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। और दोस्तों इसके तहत जो है वो आपके या तो राज्य होगा या यूटी होगा। 14 राज्य थे उस समय, 6 यूटी थे। आज 28 राज्य हैं, 8 यूटी है। वहाँ से कहानी चालू हुई। 60 के अंदर गुजरात और दोस्तों आपका जो है महाराष्ट्र बनता है। 63 में नागालैंड बनता है। 66 में हरियाणा चंडीगढ़ बनता है। 71 में हिमाचल बनता है। मेघमणि त्रिपुरा जो है वो आपका जो है वो दोस्तों याद रखें 72 में बनता है। 74 के अंदर सहायक राज्य बनाते हैं। 75 में पूर्ण राज्य बनाते हैं सिक्किम को। फिर 87 में आपके मिजोरम, अरुणाचल और गोवा बनता है, याद है। फिर बाद में सन 2000 नवंबर में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाते हैं। फिर आपके यहाँ 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है वो दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही बना देते हैं, दादर नगर एवं दमन दीव। क्या बताऊं?
ना ये आर्टिकल में कहा है, आर्टिकल तो पूरे हो गए, तो ये तो मैंने हिस्ट्री बताई है तुम्हें राज्य के पुनर्गठन की। अब बताओ। हाँ मिलेगा ना, बताया ना ललित, बात कर लेना। यूटिक मिलने का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए हम कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है कुशल जी, वो भी उपलब्ध करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता है मेरे को अरविंद। हाँ एक टॉपिक करवाना है मेरे को, उसके बाद में करवाऊंगा वो। मामला अंडर कंट्रोल है क्या? अब तक की पढ़ाई भी पॉलिटी किस किस के मामला अंडर कंट्रोल है? सर बी साइंस वाले सर बोल रहे हैं क्या? ठीक है तो उनको टाइपिस्ट दे देंगे। इस वाले संडे को आपको साइंस की पूरी जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। हेलो हेलो हेलो। हम्म। बढ़िया। बुक नवरात्रा तक आया है सर, पढ़ते टाइम लगता है याद है, बाद में भूल जाते, रिवीजन नहीं करते तुम। मामला अंडर कंट्रोल है। राजस्थान पॉलिटी भी याद करवा दो, करवा दूंगा। साहब वाले सर आपका नाम ले रहे हैं, मेरे नाम लेने से क्या होगा, अब स्टाफ तो कर ही रहा है ना। आपकी तुम्हारी कोई किताब भी आई है और बड़े सर पैसेंस रख लो, बोल देता हूँ सर को हाथ से लिख के एक बार अपलोड कर दो, सर आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, इतना और कर देंगे, क्या टेंशन है ना। एक बार पैनल पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ, फिर बाद में आपको वो भी मिल जाएगी। क्लियर। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे नहीं, बनाने पड़ते हैं। सिखा रहा हूँ ना शॉर्ट नोट्स। और क्या चाहिए। हाँ। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।